हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संसद के बारे में, क्योंकि संविधान की क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद 74 से लेकर के 78 के बीच जो भी बिंदु थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं संसद। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संसद क्या है। तो संसद वास्तव में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बना हुआ एक क्या है, यानी एक संस्था, एक संगठन है, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अगर संसद को आसान भाषा में याद करना है, इनके अनुच्छेदों को याद करना है, तो कैसे याद कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है संसद लिखा है, तो संसद में क्या याद कर लें, यानी एक ट्रिक याद कर लो, सरला, यानी सरला याद कर लो। सरला याद करने से क्या होगा, यानी कि आसानी से सा से क्या होता है, सा से संसद होती है, ठीक है, और रा से क्या है, रा से राज्य सभा होती है, और ला से क्या है, तो आंसर लोक सभा होती है। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है, अगर हम लोग सरला याद कर लेते हैं तो आसान भाषा में, अगर 79 अनुच्छेद में संसद है तो 80 में आपका जो है वो राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। यानी सीरियल क्रम से अगर हम देखेंगे 79, 80 और 81 याद करना चाहते हैं तो आसान भाषा में याद कर सकते हैं। सरला नामक ट्रिक याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और जो है 81 में आपकी लोकसभा है। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है, आइए चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न है कि जब संसद पढ़ना शुरू करते हैं तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है। तो आइए हम प्रश्न को समझते हैं। संघ की एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है या गठित की जाती है, ये बताया गया है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 80 होता है उसमें किसके गठन की बात की जाती है, तो राज्यसभा के गठन की बात की जाती। राज्यसभा का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 80 से किया जाता है। मगर आइए चलते हैं, यहाँ पर एक बात देखते हैं कि ये जो आपका अनुच्छेद बनता है 80 के बाद अनुच्छेद 81 का प्रथम, 81 के प्रथम में ये देखा जाता है, 80 के प्रथम में ये देखा जाता है कि हमारे राज्यसभा में अधिकतम जो सीटें होंगी वो कभी 250 से ऊपर नहीं हो सकती हैं। यानी कि वर्तमान जो है जनसंख्या के अनुसार हमारी जो सीटें हैं फिक्स हैं, वो कितनी हैं, वो 250 सीटें हमारी राज्यसभा की पूरी फिक्स हैं। वो अनुच्छेद 80 के प्रथम से बताया गया है। आइए चलते हैं 81 में हम लोग क्या पढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 81 है तो 81 कहता है कि लोकसभा का गठन, बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ कहा जाता है कि लोकसभा का गठन। तो लोकसभा का गठन किससे करते हैं, 81 से करते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने जो है प्रश्न को देखते हैं। 82 आ जाते हैं, और 82 में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या कहा गया, तो 82 में बोला जा रहा है कि यानी कि प्रति जनगणना के बाद, यानी हर एक जितनी जनगणनाएं होती हैं भारत में, दशकीय जनगणना होती है। क्यों, क्योंकि यदि हम बात करते हैं कि दशकीय जनगणना में अगर हम चर्चा करें तो 1900 जो आपका आता है 1981, तो ये 1981 नहीं, इसका जवाब करना होगा 1881। और 1881 में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी दशकीय जो जनगणना है वो हुई थी। और किसने कराई थी, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। पहली जनगणना जो दशकीय रूप में कराई गई वो लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई। उसके बाद प्रति कितने वर्षों में, 10 वर्षों में जनगणनाएं होती हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यानी कि प्रति जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन जो करना निश्चित किया जाता है वो बताया गया है अनुच्छेद 82 में। तो आइए चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो 83 है। 83 क्या कहता है, तो यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। तो यहाँ समझो तो आपको आसान भाषा में समझने को मिलेगा कि जो हमारा
लोकसभा, दोनों सदन में कौन कौन से सदन होते हैं? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो दोनों को समझने के लिए दोनों सदनों की अवधि पूछ रहा है, यानी उनका कार्यकाल पूछ रहा है। तो अगर लोकसभा की बात करता है तो ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। और हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। परंतु यहाँ समझने वाली बात होती है, क्योंकि बच्चे 6 वर्ष को पढ़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न आप इस तरीके से याद करें कि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। राज्यसभा 1952 से लेकर के लगातार अब तक चली आ रही है। केवल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसे पुनः गठित किया जाता है। मगर यहाँ पर राज्यसभा का गठन बार बार नहीं किया जाता है, ये अनंत काल तक चलता है। केवल उसके 2/3 हम लोगों ने पढ़ा, 2/3 जो सदस्य होते हैं उन्हें केवल अलग किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हम लोग करेंगे कि ये जो सदस्य संख्या होती है उनको केवल यहाँ अलग किया जाता है। तो प्रश्न फिर से देखते हैं हम लोग आगे, यानी कि 83 के बाद हम लोग देखते हैं 84। यहाँ पर कहा जाता है कि सदस्य, संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी आहार्यताएं, यानी कि चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे तो राज्यसभा का सदस्य हो, उनकी जो आहार्यताएं हैं, यानी कि जो उनके प्रति योग्यता है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में बताया गया है कि हमारा कोई भी भारत का नागरिक यदि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रश्न आप जिस तरीके से समझते हैं कि 85 अनुच्छेद को अगर हम देखें तो 85 के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? संसद का विघटन या सत्रावसान, यानी संसद का जो विघटन है और सत्रावसान किया जाता है। तो आप समझिएगा इसको हम कैसे बात करें। समझने के लिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हमारे संसद का विघटन या सत्रावसान जो किया जाता है तो कैसे किया जाता है? तो हमारे लोकसभा एक ऐसा सदन होता है जहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर हमारी लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसको सत्रावसान यानी उनके सत्रों को खत्म करता है। जैसे लोकसभा का या राज्यसभा का या दोनों का संयुक्त बैठक चल रही है तो बैठक के समाप्ति का जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। तो सत्रावसान किस अनुच्छेद से किया जाता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारा वर्ष के प्रारंभ में फरवरी में बजट सत्र प्रारंभ होता है, तो बजट सत्र जब समाप्त होता है तो किस अनुच्छेद से उसकी समाप्ति सत्रावसान किया जाता है? तो उसकी समाप्ति सत्रावसान जो किया जाता है अनुच्छेद 85 से किया जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 86 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद जो 86 है, देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 86 में कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है इसको ये पावर दिया गया है कि वो संसद के सदनों में अभिभाषण दे सकता है, यानी कि संसद जो हमारी है, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो होती हैं उन संयुक्त बैठकों में भी इसको बोलने का अधिकार दिया जाता है। वो अभिभाषण दे सकता है और अपनी बात को रख सकता है। हाँ, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 86 क्या कहता है? संसद का चाहे लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो, दोनों में अपना अभिभाषण दे करके ही संसद का सत्र प्रारंभ किया जाना आवश्यक होता है। ये अधिकार किसका है? ये अधिकार होता है राष्ट्रपति का। चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 87 में देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 87 में उसी से मिलती हुई बात कही गई है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का अधिकार। इसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई सत्र प्रारंभ होता है तो उसका विशेष अभिभाषण हर सत्र के प्रारंभ में
होगा। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होगा वो सत्र के प्रारंभ में होगा और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सत्र के बिल्कुल समापन में उसका अभिभाषण होगा। यानी बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण के सत्रावसान नहीं किया जा सकता, सत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। सत्र को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? राष्ट्रपति उस अभिभाषण को पढ़ता है, सुनाता है सदस्यों को और तब जाकर के सत्र को समाप्त किया जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पर, जो कि अनुच्छेद आपका है यानी कि 88। तो 88 में यहाँ गौर करेंगे क्या कहा जा रहा है। वैसे तो 88 में कहा जा रहा है कि मंत्रियों का महान्यायवादी को दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार। तो यहाँ आप समझिएगा, यहाँ बात थोड़ी सी टफ लिखिए मगर सरल भाषा में इसे समझिए। कहा जाता है कि जो अनुच्छेद आपका 88 होता है, तो अनुच्छेद 88 में ये बात कही गई है, चाहे तो महान्यायवादी हो चाहे तो हमारे मंत्रिपरिषद के मंत्री हों, इन दोनों लोगों को सदनों में भाग लेने का अधिकार होता है, सदन में भाग लेने का अधिकार होता है और बोलने का अधिकार होता है, अपनी बात कहने का अधिकार होता है। परंतु सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब सदन में किसी भी विधेयक पर मत डाले जा रहे होते हैं, वोट डाली जा रही होती है, तो इनको महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ये बात आपको अलग से भी ध्यान रखना है कि हमारे महान्यायवादी को, हमारे मंत्रियों को जब भी बैठक चल रही होगी, कोई सत्र चल रहा होगा, तो उस सत्र में अगर कोई भी चर्चा चल रही है तो हमारा महान्यायवादी सदन के पटल पर अपनी बात रख सकता है। अगर मंत्रिपरिषद को स्वीकार करना है, यानी कि अगर संसद के जो हमारा अध्यक्ष है अगर उसको स्वीकार करना है तो वो स्वीकृत कर सकता है, अगर नहीं करना है तो उसकी स्वेच्छा की बात है। परंतु अगर ये चाहे तो अपनी बात को, अपनी मदों को रख सकता है। मंत्री भी अपनी मदों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते? एक बार फिर समझ लीजिएगा, केवल किसी भी विधेयक पर वोट नहीं कर सकते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है ये है 89 जो आपका होता है, इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, यानी हमारे राज्यसभा में राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है और जो उपसभापति होता है उसके बारे में, पद के बारे में वर्णन किया गया। और क्या बताया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा राज्यसभा के 250 निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को पदेन सभापति के बाद क्या बनाया जाएगा? उपसभापति बना दिया जाएगा। तो उनके बारे में यहां पर बताया गया है अनुच्छेद 89 में। तो चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पे, देखते हैं अनुच्छेद आपका 90 नंबर के अनुच्छेद पे देखते हैं क्या बोला गया है। बहुत ही सरल सी बात कही गई है, सामान्य बात बोली गई कि राज्यसभा के उपसभापति का त्याग पत्र एवं पद रिक्ति एवं उसकी विमुक्ति के बारे में बताया गया है कि जब कभी हमारा राज्यसभा का उपसभापति होगा तो वो त्याग पत्र दे सकता है, या पद रिक्ति की बात या उसके विमुक्ति की बात की जाएगी, तो उसे हटाने के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 90 से सदैव हमारे राज्यसभा के उपसभापति को पद से विमुक्त किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। और उसकी पद रिक्त के बारे में वर्णन किया गया है कि यदि किसी कारणवश उसका पद रिक्त है तो उसमें जो है बताया गया है। और त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राज्यसभा के पदेन सभापति को अपना त्याग पत्र ये दे सकता है। तो ये उपसभापति किसको देगा? पदेन सभापति को दे सकता है। तो इन बातों को सामान्यतः अनुच्छेद 90 में रखा गया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 91 में हम लोग ध्यान देते हैं क्या बोला गया। अनुच्छेद 91 में कहा गया कि सभापति की कार्य निर्वहन, सभापति का मतलब है पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति जो संसद के राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता भाई, मगर वो हमारे राज्यसभा का सभापतित्व करने का अधिकार रखता है। तो चलते हैं हम लोग पहले 91 को देखते हैं क्या बोला गया। सभापति के कार्य निर्वहन व उसके रूप में कार्य करने का अधिकार किसका होता है? उपसभापति का। यहां पर शीर्ष में नाम रखा गया है सभापति का, मगर बात किसकी की जा रही है? उपसभापति की। तो इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करिएगा।
कहा जाता है कि जब कभी भी हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति अपने पद पर नहीं होगा तो वह क्या कर सकता है, जो उपसभापति होगा वो पूरे के पूरे कार्य निर्वहन करने का अधिकार रखता है। कौन? वो रखता है हमारा उपसभापति। कार्य किसके निर्वहन करेगा? तो वो करेगा पदेन सभापति के सभी कार्यों को करने का पावर होता है। बैठक को संचालित करने का पावर होता है, बैठक को समाप्त करने का भी उसको जो है पावर होता है। उसके सभी के सभी जो कार्य हैं वो कौन निर्वहन करेगा? उपसभापति। आइए 92 अनुच्छेद पे हम लोग चर्चा करते हैं। 92 में क्या कहा गया है, फिर से देखिएगा। पद विमुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है तो सभापति हो चाहे तो उपसभापति हो। ठीक है, गौर से समझ लीजिएगा इसे, चाहे तो सभापति हो चाहे तो उपसभापति हो। सीधी सी बात है, क्या नहीं किया जा सकता? उपसभापति को सदन को अध्यक्षता नहीं करेगा। तो यहां पर आप वर्ड ध्यान रखेंगे, उसकी जो है सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। आइए इसको सरल भाषा में समझिए भाई, यानी कि यहां पर बात ये बोली गई है कि जब भी कभी ऐसा होगा कि हमारे राज्यसभा का चाहे तो सभापति हो, पदेन सभापति हो, चाहे तो उपसभापति हो, अगर कहीं इन दोनों पदाधिकारियों या किसी एक के ऊपर उनके पद विमुक्ति का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, तो समझ लीजिए तब तक ये उनकी कोई प्रकार की अध्यक्षता नहीं करेंगे। यानी राज्यसभा का जो सभापतित्व होगा वो कौन करेगा? तो उस समय वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो जब तक विचाराधीन रहेगा तब तक वो अध्यक्षता करने का अधिकार से वंचित रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अनुच्छेद जो आपका है कौन सा, हम लोग 93 देखते हैं। और बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यानी कि अनुच्छेद 93 में संसद का जो अंग है जिसे निम्न सदन कहते हैं, श्रेष्ठ सदन भी कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, श्रेष्ठ सदन कहते हैं, भंग हो जाने वाला सदन कहा जाता है, प्राथमिक सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, बहुत से इसके नाम हैं। तो उसमें जो एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष, मगर इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है तो वो लोकसभा सदस्यों से ही बनाया जाता है, यहां पर बाहर से नहीं होता है। तो हमारे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उसी पद के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 93 में वर्णन किया गया। आइए चलते हैं 94 के बारे में। तो बिल्कुल सामान्य है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त त्याग पत्र व विमुक्ति, यानी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से विमुक्त करना है, पद से हटाना है तो, या अगर वो त्याग पत्र देता है तो, या फिर उसका पद रिक्ति अचानक हो जाता है तो यानी कहने का मतलब है कि अगर मृत्यु हो जाती है या फिर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, इन परिस्थितियों के बारे में अनुच्छेद 94 में कहा गया है। यानी कि यदि अपनी मर्जी से वो त्याग पत्र देना चाहता है तो किस अनुच्छेद से दे सकता है? यानी 94 से दे सकता है। हाँ, मगर एक बड़ी बात है कि ये जो आपका अध्यक्ष होगा, जो ये आपका अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा, तो ये जो उपाध्यक्ष होगा अपना इस्तीफा किसे देगा? ध्यान रखने वाली बात है। और जो अध्यक्ष होगा वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो यहाँ पर इस्तीफा जो दिया जाता है वो बिल्कुल ध्यान रखना है, वो एक दूसरे को सौंपा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले अनुच्छेद पे हम लोग चलते हैं। 94 के बाद आइए हम लोग चलते हैं अपने 95 अनुच्छेद पे। तो 95 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो आइए गौर से इसे समझते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य निर्वहन के रूप में कार्य करने का अधिकार, यानी कि हमारे लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के भी उसकी अनुपस्थिति में, उसके न रहने पर, ठीक है, तो संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में होता है? उपाध्यक्ष के हाथ में होता है। तो जितने पावर अध्यक्ष के होते हैं उन्हीं पावरों को उसके अनुपस्थिति में किसे सौंप दिया जाता है? तो भाई याद कर लेना, उसे सौंप दिया जाता है उपाध्यक्ष को।
ठीक है। तो आइए अनुच्छेद हम लोग 96 की बात करते हैं। अनुच्छेद 96 में क्या कहा गया, तो यहां पर प्रश्न आपका बनता है कि पद मुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कभी राज्यसभा के पदेन सभापति और उपसभापति के ऊपर उनके पद विमुक्ति का कोई प्रस्ताव पारित चल रहा है तो उनको अध्यक्षता करने का अधिकार से वंचित किया जाता है। तो यहां भी बताया गया है कि यदि अनुच्छेद 96 में बताया गया है कि यदि पद मुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है तो लोकसभा का चाहे तो अध्यक्ष हो और चाहे तो उपाध्यक्ष हो, वो फिर अध्यक्षता अपने सदन के सत्रों की नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें वंचित कर दिया जाता है, अध्यक्षता करने से के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। आइए अनुच्छेद 97 पे हम लोग चलते हैं। क्या बताया गया है अनुच्छेद 97 में? यहां बताया गया है कि अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो या सभापति हो और चाहे उपसभापति हो, कहने का मतलब है संसद के दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उन सब का वेतन और भत्ता अनुच्छेद 97 से दिया जाता है। तो प्रश्न यहां पर बनता है कि अनुच्छेद 97 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 97 में बताया गया है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के पदेन सभापति एवं उपसभापति, इन चारों लोगों के जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद आपके 97 में। आइए चलते हैं 98 नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो 98 में क्या बताया गया है? संसद का सचिवालय, यानी संसद का सचिवालय जहां पर हमारे केंद्र सरकार के IAS PCS जो बड़े पदाधिकारी, संघ सिविल सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं, जिनसे मिलकर एक सचिवालय बनाया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जिस तरीके से राज्य विधानमंडल में भी एक मिनी सचिवालय के रूप में होता है, उसी तरीके से केंद्र में भी एक सचिवालय के रूप में स्थापित किया जाता है जो कि संसद का सचिवालय कहलाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। आइए अनुच्छेद 99 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या बोला गया है अनुच्छेद 99 में? साफ साफ बात बोली गई है, बिल्कुल सीधी सी बात कही गई है कि संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने का जो यहाँ पर प्रावधान होता है, जो विधि होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रश्न ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे तो लोकसभा के हों वही चाहे तो राज्यसभा के, दोनों लोगों के जो शपथ ग्रहण समारोह एवं उसका जो प्रावधान एवं उसकी जो विधियां होती हैं वो इसमें बताई गई हैं। परंतु संसद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करने का अधिकार किसे दिया जाता है? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, ये दिया जाता है हमारे राष्ट्रपति को, यानी कि संसद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करने का अधिकार किसे दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो भाई बिल्कुल एक एक जिस तरीके से जैसे अभी हम लोग यानी कि सीरियल बाय सीरियल अपने संविधान के अनुच्छेदों के सीरियल को लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। आइए तब तक हम इसको पूरा करते हैं। तो पहले हम लोग गौर करेंगे कि अनुच्छेद जो 99 है वो आपका क्या बोलता है? संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने का यहाँ पर प्रावधान एवं उनकी विधियों के बारे में बताया गया। मगर अनुच्छेद जो 100 है क्या कहता है? यहाँ पर विशेष बात बोली गई है। अगर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ देखो एक शब्द लिखा है जिसे कोरम बोला गया है। क्या बोला गया है? कोरम। अगर आपको बताएं कोरम का हिंदी अर्थ आप याद कर लीजिए, ये उत्कृष्ट भाषा होती, थोड़ी टफ भाषा है, आप याद कर सकते हैं, इसका हिंदी नाम याद कर सकते हैं, इसको बोला जाता है गणपूर्ति बोलते हैं इसको। बिल्कुल भाई, संसद के सदन की गणपूर्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बिल्कुल आप हिंदी याद कर लीजिए, क्योंकि ये संवैधानिक भाषाएं होती हैं, क्योंकि अक्सर करके बच्चे संवैधानिक भाषाएं समझ नहीं पाते हैं और जो पूछा जाता है उसका सही जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल भाई, कोरम संख्या एक होती है, यानी गणपूर्ति एक संख्या होती है, लोगों की जो पूरक संख्या कही जाती है। तो यहाँ पर कोरम संख्या, कोरम रिक्तियां जो हैं, सदन में मतदान के बिना सदनों के कार्य करने का अधिकार, यानी कि यहाँ पर एक बात कही गई है
कि संसद को एक पावर दिया गया है कि कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे लोकसभा में बात करी जाए 545 लोग हैं इस समय में तत्काल में, तो अब 545 का कितने परसेंट कोरम संख्या होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है, यानी कि कुल संख्या का 10% होता है। तो अगर 10% सांसद हमारे लोकसभा में नहीं पहुंचे या किसी भी सदन में नहीं पहुंचे जहां का सत्र चल रहा है, तो फिर वहां की कार्यवाही उस दिन रोक दी जाती है। मगर संसद को स्पेशल अधिकार दिया गया है। और क्या अधिकार दिया गया है? चाहे तो कोरम संख्या पूरी हो और चाहे तो ना हो, हमारी संसद को उस दिन किसी विधेयक में बिना मतदान के कार्य करने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि समझने वाली बात है कि पूरा का पूरा अधिकार हमारी संसद को स्पेशल दिया जाता है। जबकि अगर विधेयक में अगर पूरे लोग नहीं है, गणपूर्ति पूरी नहीं है, तो सामान्य परिस्थिति में उसे रोक दिया जाता है। आइए चलते हैं अनुच्छेद जो है आपका 101 पे आते हैं। यहां पर अनुच्छेद 101 क्या कहता है? संसद सदस्यों को सदस्यता का अंत, यानी हमारे जो सांसद होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यता का जो अंत होता है वो कैसे होता है? तो एक बात समझने वाली आप जान लीजिए, उनकी सदस्यता का अंत कई प्रकार से होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कई प्रकार से इसका अंत होता है। यदि कोई सांसद सदस्य जो होता है 2 सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन की सदस्यता से जो है त्याग पत्र देना होगा, यानी उसको सदस्यता का अंत करना होगा। यदि कहीं वो 60 दिनों तक, कितने दिनों तक भाई? बिल्कुल याद करने वाला प्रश्न है, 60 दिनों तक बिना किसी अपने अध्यक्ष को सूचना दिए हुए यदि वो अब्सेंट रहता है, वो सदन नहीं पहुंचता है, तो उसकी सदस्यता, अगर हमारे सदन का जो अध्यक्ष है अगर वो चाहेगा, तो हमारे सांसद की सदस्य की जो सदस्यता है वो छीन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे सांसदों की जो सदस्यता का अंत किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद जो आपका बनता है जो 102। तो 102 में क्या बताया गया है? संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराना, यानी कि यदि कोई सांसद अपने कार्य करने में सक्षम नहीं बचा है, वो अयोग्य हो चुका है, तो उसे स्वीकृत करना। तो यहां पर बात की जा रही है अयोग्य ठहराने की। तो जो अयोग्य ठहराया जाता है किस तरीके से? अगर हमारा कोई सांसद असमर्थ हो जाता है, कहते हैं कि पागल या दिवालिया हो जाता है, या फिर वो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसकी जो योग्यता है वो अयोग्य हो जाती है। तो इसको सर्टिफाई करने का अधिकार, इसको क्लियर करने का अधिकार जो होता है संसद सदस्यों को अनुच्छेद 102 से उनकी अयोग्यता निर्धारित की जाती है। आइए अनुच्छेद 103 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 103 में क्या कहा गया है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो बिंदु होंगे उनके निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा, अकेले नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सांसद होता है, जो हमारा सदस्य होता है, राज्यसभा का हो चाहे तो लोकसभा का हो, वो बिना निर्वाचन आयोग की सहमति के ये तय नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा कि वो योग्य है कि अयोग्य है। तो इसके वास्तव में निर्धारण लेता कौन है? तो निर्धारण में लेने का काम ओनली निर्वाचन आयोग का है, मगर करता कौन है? तो प्रश्न समझने वाला है भाई, करता है राष्ट्रपति। तो बिल्कुल आओ भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 104 को समझते हैं। प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 104 क्या है? तो अनुच्छेद 104 यहां पर जिस तरीके से संसद सदस्यों की अयोग्यता की बात की गई, तो अनुच्छेद 104 में शपथ ग्रहण से पहले योग्यता न हो अयोग्य ठहराया गया हो, यानी कि यदि कहीं शपथ ग्रहण के पहले योग्यता न हो और उसे अयोग्य ठहराया गया हो, तो यह बात यहां पर की गई है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? अयोग्य। अयोग्य होगा, आरोग्य नहीं होगा, तो बिल्कुल जान लीजिएगा।
इस जगह पर क्या किया जाएगा, ध्यान रखना है, आप इस जगह करेंगे अयोग्य, ठीक है, बिल्कुल ठहराया गया हो। तो इस परिस्थिति में अनुच्छेद जो है 104 से उसे शपथ के पहले अयोग्य ठहराया गया हो, उसके बारे में यहाँ पर निर्धारण किया गया है। फिर अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं 105 की। यहाँ पर क्या कहा गया है, संसद सदस्यों की जो समितियां हैं, संसद सदस्यों की जो समितियां हैं, वह दोनों जो सदन होते हैं, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार बताए गए हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें संसद की समितियां, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोक लेखा समिति, प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है, तदर्थ समिति, ये जो हमारी संसद की समितियां हैं उनके पावर एवं लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के पावर यहाँ पर अनुच्छेद 105 से इनको प्रदत्त किए जाते हैं। बिल्कुल भाई ध्यान रखने वाला प्रश्न है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो लगातार इनके बारे में, इनके मैटर के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद जो है 106, तो अनुच्छेद 106 में जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के सांसद लोग होते हैं, तो सांसदों के सदस्यों के वेतन भत्ते, अगर हम सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद से किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद आपका 106 से इनके वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। अनुच्छेद 107 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 107 में क्या कहा जाता है, विधेयकों की प्रस्तुति व पारित करने का स्थान। तो प्रश्न को यहां समझिएगा, क्योंकि ये भाषा टफ लिखी हुई है, आइए हम सरल भाषा में समझते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और सामान्यतः हमें कई प्रकार के कानून अलग अलग बनाए जाते हैं, या फिर कोई परिस्थिति में कोई विशेष कानून होता है। तो प्रश्न ये बन रहा है कि अगर हम कोई भी कानून बनाना चाहें तो जो विधेयक बनाए हुए हैं उस विधेयक को हम सर्वप्रथम कहां पर प्रस्तुत करें, यानी कि कोई विधेयक जो है उसे हम लोकसभा में प्रस्तुत करें या राज्यसभा में प्रस्तुत करें के बारे में निर्धारण दिया जाता है अनुच्छेद जो है 107 में। विधेयकों की प्रस्तुति एवं पारित करने का स्थान, यानी कि उनका स्थान लोकसभा होगा या फिर राज्यसभा होगा। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है भाई। आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं 108। भाई लगातार अगर हर परीक्षा की बात करें तो आज तक कोई भी वनडे एग्जाम एवं यूपीएससी से लेकर के आपका राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं रही है जहां पर यह प्रश्न अब तक ना पूछा गया हो। अगर बात की जाए कि संयुक्त बैठक क्या होती हैं, तो जब भी कोई भी विधेयक ऐसा होता है जिसको लेकर के हमारी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति को होता है। यानी कि ये संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का कौन बुला सकता है, तो बुला सकता है राष्ट्रपति। इस चीज को ध्यान रखना है। परंतु एक विशेष बात, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ध्यान रखना है केवल लोकसभा करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो यहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, और ये प्रावधान का संबंध किससे है वो हम लोगों ने अभी समझा। अनुच्छेद 109, तो यहां पर ध्यान देना है, अनुच्छेद 109 होता है वास्तव में धन विधेयक जो होता है। तो धन विधेयक के जो विशेष उपबंध होते हैं, धन विधेयक के बारे में जो उनका परिसीमन होता है, उपबंध होते हैं, विशेष प्रक्रिया होती है, तो उस विशेष प्रक्रिया का निर्धारण अनुच्छेद 109 से किया जाता है। मगर आइए अगर बात करते हैं 110 की, तो 110 में हम धन विधेयक के बारे में वर्णन करते हैं। तो बिल्कुल भाई समझ लीजिए, धन विधेयक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका धन विधेयक। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 110 में किया गया है। और
यदि बात करें धन विधेयक की, जो विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष उपबंध होते हैं, या विशेष नियमावली होती हैं, या फिर विशेष उनके कानून होते हैं, या फिर उनका परिसीमन होता है, किससे किया जाता है? तो भाई किया जाता है, याद कर लेना, 9 से। कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, दोनों का संबंध धन विधेयक से है, मगर एक में नियम प्रक्रिया एवं उपबंध के बारे में बताया गया और सीधे सीधे 110 में उसी के बारे में बताया गया है, धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद, आइए चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। तो अगले अनुच्छेद में हमारा है अनुच्छेद 111। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 111। यहाँ पर बात की जा रही है विशेष विधेयक जो होते हैं उनकी स्वीकृति के बारे में बताया गया है। जो हमारे विधेयक होते हैं, या विशेष विधेयक हो या किसी भी प्रकार का विधेयक हो, तो उनकी स्वीकृति के बारे में बताया गया है। तो अगर देखा जाए तो जितनी छोटी बात लिखी है उतना ज़्यादा टफ लिखा है। अगर इसको सरल भाषा में समझना चाहो तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक को पारित करता है, अनुमति देता है, उसको स्वीकृति देता है, तो कितनी विधियों से देता है? तो यहाँ पर उसके पास कई सारे पावर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर बोलते हैं। तो वीटो पावर क्या होता है भाई? वीटो पावर इनकी एक शक्ति होती है जो विधेयक की स्वीकृति में प्रयोग करता है। तो कौन प्रयोग करता है बच्चों? यहाँ पर प्रयोग करता है राष्ट्रपति। वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो आप सीधे इनके समझने वाले पॉइंटों पर आप फोकस करिएगा। सामान्य पॉइंट ज़्यादातर बच्चों को याद रहते हैं, तो यहाँ पर जब तक आप इनके विशेष पॉइंट याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्या आप उसके बारे में जानते हैं, क्या आप उसकी व्याख्या जानते हैं, क्या आप उसके सभी प्रश्नों को जानते हैं? तो यहाँ पर जो विधेयक स्वीकृति लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वीटो पावर, यानी राष्ट्रपति का जो वीटो का पावर होता है वो कितने प्रकार से इसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार होते हैं। इनके कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। नाम सुना होगा। एक होता है आत्यांतिक वीटो। पहला वीटो क्या होता है? आत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, यानी कि पहला आत्यांतिक वीटो और दूसरा कौन सा? दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी कि हमारे राष्ट्रपति को 3 प्रकार से विधेयकों की स्वीकृति का पावर मिला है। उसे क्या बोलते हैं? उसे ही वीटो पावर बोलते हैं। और वो 3 नाम कौन कौन से हैं भाई? याद कर लीजिए, सर्वाधिक क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। यहाँ से 3 यहाँ पर अधिकार हैं वीटो के। एक होता है आत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो। तो निलंबनकारी वही वीटो है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसे गलत साबित करता है या फिर जनता के लिए ठीक नहीं समझता है तो उसे पुनः सदन को वापस कर देता है, लंबित कर देता है। ठीक है। और पॉकेट वीटो क्या होता है? कोई भी विधेयक को जब अपने साइन करके वो अपने पास सुरक्षित रख लेता और सदन को नहीं भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। आत्यांतिक वीटो सामान्य वीटो होता है जहां पर अपने विधेयक में किसी भी प्रकार की न तो स्वीकृति देता है ना ही उसे अनुमति देता है, यानी कि वहां कोई प्रकार का न तो यस बोलता है ना तो नो बोलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद जो है 112 पे चलते हैं। तो अनुच्छेद 112 में क्या है? वास्तव में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बजट है, बजट। मगर जान लीजिएगा अनुच्छेद 112 बच्चों यहाँ समझने वाली बात होती है। अनुच्छेद 112 में यहाँ तो लिख दिया गया बजट, मगर तुमको बताएं संविधान की पुस्तक में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि वैसे जो बताया गया है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है, वहां बजट के बारे में चर्चा नहीं की गई। मगर हम लोग सामान्य भाषा में याद करने के लिए बजट 112 यानी 12 बजट याद कर लेते हैं। 112 बजट याद करने में आसान हो जाता है, तो इसको भाई आप इसकी व्याख्या भी समझिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 113 में क्या कहा जाता है? संसद में एस्टीमेट जो उसके प्राक्कलन होते हैं, उनके बारे के जो नियम होते हैं, संसद का जो नियमावली होती हैं,
उनका पूरा वर्णन किया गया है। संसद की नियमावलियों के बारे में, उनके एस्टीमेट के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। अनुच्छेद जो है 114, यानी कि यहाँ 13 के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, अनुच्छेद 114 के बारे में। यहाँ पर प्रश्न साफ साफ आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 114 कहता है विनियोग विधेयक, यानी कि जिस तरीके से धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, विशेष विधेयक होता है, विनियोग विधेयक होते हैं, तो हमारे संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विनियोग विधेयक के बारे में वर्णन किसमें किया गया है। जिस तरीके से धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है, तो आपको आंसर याद करना होगा अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका बनता है अनुच्छेद 115 है, इसमें आप समझेंगे कि बात जो करी जा रही है जैसे अनुपूरक, अतिरिक्ति, ठीक है, अधिक अनुदान, यानी कि हमारे संसद में चाहे तो अनुपूरक हो, चाहे अतिरिक्तियां हो, चाहे तो अधिक अनुदान हो, इनके बारे में अगर कोई वर्णन मिलेगा तो अनुच्छेद 115 यहाँ पर वर्णन इनका करता है। अधिक अनुदान का मतलब होता है कि यदि कोई भी फंड सीमित से ज्यादा, सीमा से ज्यादा, यानी जितना फिक्स है उससे ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन हो सकता है। या फिर अतिरिक्ति, इसका मतलब होता है कि सामान्य से ज्यादा कोई फंडिंग हो रही है तो उसके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की जा सकती है, या फिर यहाँ पर अधिकार होता है हमारी संसद में। फिर प्रश्न 116, यहाँ पर लेखानुदान, प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे 15 और 16 दोनों अनुदानों के बारे में वर्णन किया जाता है। तो प्रश्न आपको याद कर लेना है कि अनुच्छेद जो होता है 115 और 116 का संबंध अनुदानों से होता है। जो हमारे अनुदान आते हैं पार्टी फंड में या फिर हमारे संगठनों में अनुदान जो आता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कॉमन रूप से आप याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद जो है 117 पे। जिस तरीके से धन विधेयक का वर्णन किया गया है 110 में, विनियोग विधेयक के बारे में 114 में, तो उसी तरीके से वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 117 में किया गया है। यानी कि वित्त विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 117 में वर्णित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 118 के बारे में हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से समझेंगे, सामान्य प्रक्रिया संबंधी नियम, यानी कि हमारे संसद में जो सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जनरली जो रूटीन होता है हमारे संसद के चालू होने का, बंद होने का, एवं उनकी नियमावलियों का कि कितने बजे सत्रावसान होगा, कितने बजे इसमें मध्यावकाश होगा, कितने बजे कोरम होगा, या फिर इसमें जो होगा अनुपूरक प्रश्न कब पूछे जाएंगे। तो संसद में जो नियमावली होती हैं, रूटीन जिसे हम कह सकते हैं, है ना, डिसिप्लिन का जो नियम होता है, वो सभी प्रक्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं अनुच्छेद 118 में। आइए चलते हैं 118 के बाद अनुच्छेद 119 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 19 में क्या कहा गया, संसद में वित्तीय कार्यवाही संबंधी नियमन जो किया जाता है, यानी कि हमारे संसद में अगर कोई वित्त संबंधी कार्यवाही हो रही है तो उसके विनियमन मीन्स क्या होता है, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो अध्ययन किस अनुच्छेद से किया जाएगा, 119 अनुच्छेद से उसका विनियमन भाई किया जाएगा। और प्रश्न बनता है अनुच्छेद 20, वेरी मोस्ट में इसको गिना जाता है भाई, बिल्कुल वेरी मोस्ट याद कर लेना, अनुच्छेद वेरी मोस्ट होता है। और कहा गया कि अनुच्छेद जो 120 होता है, इसमें संसद में जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, संसद में जो कार्यवाही हो रही है उसमें कौन कौन सी भाषा या कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो वो इसमें वर्णित किया गया है। अगर हम बताएं, हम लोग ध्यान रखें, तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये वर्णन है। मगर यदि इसकी चर्चा की जाए तो यहाँ पर जब हमारा 26 जनवरी 1950 कर लो, या फिर कर लो इसके पहले 26 नवंबर 1949 कर लो, क्योंकि भारत का संविधान दो पहलू में लागू हुआ है, आंशिक रूप से और दूसरा पूर्ण रूप से।
तो प्रश्न बनता है कि चाहे 26 नवंबर चाहे 26 जनवरी 50 जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें तय किया गया था गणतंत्रता के समय में 26 जनवरी 1950 में कि तत्काल में भाषा तो हमारी अंग्रेजी रहेगी, मगर इसका अलॉटमेंट केवल 15 वर्षों तक रहेगा। यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे संसद की, कहाँ की, संसद की प्रायोगिक भाषा होगी। 65 तक चर्चा की गई, कब तक, 15 वर्ष का मतलब क्या होता है, 50 से 15 यानी कि 1965 तक अंग्रेजी रहेगी का वर्णन किया गया था। मगर आप देख लीजिए वर्तमान आज 2024 में भी अंग्रेजी हटाई नहीं गई है और हिंदी को पूर्ण रूप से संसद की भाषा नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे दोनों भाषाएं आज हमारी बनी हुई हैं और प्राथमिकता की बात करें तो हमारी अंग्रेजी को ही अब भी मिली हुई है और पहले भी मिली हुई थी। हमारी संसद की द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, 120, यानी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि संसद में जो कार्यवाही की भाषा होती है वो हिंदी या अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 121 वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई। यहां बात करी गई कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, यानी कि जिस तरीके से आज हमारा संसद नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल शोर शराबे का बिल्कुल संगठन कहा जा सकता है। यहाँ पर हंगामा, शोर शराबा और अपवादित बयान देने का यहाँ पर लगातार जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चर्चा पर प्रतिबंध है। जो संसद पर जो विशेष असामान्य से चर्चा की जाती, विशेष कोई भी अन्य परिचर्चा नहीं की जा सकती, किससे जुड़ी हुई नहीं, यानी कि जो कि संबंध सरकार से, विधेयक से जुड़ी हुई ना हो, अन्य जुड़ी हुई परिचर्चाएं नहीं की जा सकती। जैसे कोई अन्य मीटिंग कोई बुलाई जाए तो संसद में नहीं बुलाई जा सकती। अन्य हाल में अगर कोई प्राइवेट एवं निजी बिल्डिंग है तो वहां पर बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनकी मीटिंगें बुलाई जा सकती, परंतु संसद में किसी अन्य प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है, ये बताया गया है। आइए अनुच्छेद 122 के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, क्या कहा गया है। तो यहां बताया गया है संसदीय कार्यवाही संबंधी पूछताछ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि संसद में जो शोर शराबा, हंगामा जो भी हो रहा है, अपवादित बयान जो दिए जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी अगर पूछताछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट कोई पूछताछ नहीं कर सकता है। वहां पर कोई बयानबाजी जो की जा रही होती हैं या फिर उनकी जो कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही के दौरान कोई कानून या नियम बनाया गया है तो वो सही है या गलत है, जनता के लिए ठीक है, तो ऐसे संबंधी कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट तनिक भी पूछताछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पावर किसका है, ये संसद का पावर होता है और संसद के पावर में सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं। ये कानून बनाने का अधिकार संसद का है, मगर कानून की सुरक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसलिए सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, मगर कानून निर्माण में किसी प्रकार की दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। आइए अंतिम अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। आज की क्लास का आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 123, क्योंकि यदि हम लोग बात करें, संसद की बात करते हैं, क्योंकि संसद के हम लोग वर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें अनुच्छेद जो 123 होता है ये क्या कहता है। तो सिंपल सी बात है, मगर पेपर के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, वेरी मोस्ट है, रट लीजिए ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कभी चाहे तो आपका लोकसभा हो और चाहे तो आपका राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों में यदि किसी का भी सत्र नहीं चल रहा है और कोई हमारे भारत में विशेष परिस्थिति आ गई जिसमें कोई विशेष कानून की आवश्यकता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा ना, वो बिना संसद के कार्यवाही के बिना अपना कानून बना सकता है। उस कानून को केवल सुप्रीम कोर्ट में संरक्षित नहीं किया जाता है और वह कानून संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर ही पावर रखता है। परंतु बड़ी बात यहाँ पर यह होती है, सबसे मुख्य बिंदु यह है
कि जब हमारे संसद का कोई सत्र प्रारंभ होगा तो संसद के सत्र प्रारंभ होने के साथ ही हमारा अध्यादेश जो राष्ट्रपति का है वो समाप्त माना जाएगा। तो यहां पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार बताया गया है। तो बच्चों बिल्कुल लगातार अपनी क्लासों को बनाए रखें, क्योंकि अगली क्लास आप इसके बाद देखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 123 के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कहां से शुरू होता है? 124 से शुरू होता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।